Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban. Pakistan, China, the United States of America and several other countries sharply reacted to the Indian nuclear tests. लेकिन भारत ने इन सभी आलोचनाओं को किनारे करते हुए 13 मई को फिर से पोखरण में 2 और परमाणु परीक्षण किए। A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट रशिया वो यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है, किस तरीके से चाइना ताइवान को बुली कर रहा है। क्या आपको पता है आज से सालों पहले ये न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स यूएसए, यूरोप, चाइना ने मिलकर इंडिया को बुली किया था, लेकिन फिर भी सारे ऑड्स को फाइट करते हुए हमारे देश के ग्रेट लीडर्स ने और साइंटिस्ट ने मिलकर इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को और न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाया था। तो आज ना मैं उस सभी अनटोल्ड स्टोरीज को और वो सभी हिडन सीक्रेट्स को आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не мы. तो ये पूरी कहानी 51 इयर्स लेती है और इसमें 2 जनरेशन पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट की लग जाती है। ये स्टोरी ना कभी स्कूल में पढ़ाई जाती है ना कहीं कॉलेजेस में सिखाई जाती है। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका था और वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जब यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे तब सबको ये समझ में आ गया था कि अगर अब आपको सुपर पावर और मिलिट्री पावर बनना है तो उसके लिए हर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना बहुत ज़रूरी है। August 9th, 1945, a United States Army Air Force B-29 dropped a 10,000-pound plutonium bomb nicknamed Fat Man over the city of Nagasaki, Japan, 3 days after Hiroshima. A city died and 80,000 of its inhabitants were wiped out. Japan surrendered less than a week later, bringing to an end World War II. और यूएस तो 1945 में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका था, लेकिन सोवियत यूनियन कैसे पीछे रहने वाला था। 1949 में सोवियत यूनियन ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराए और अब वो भी एक न्यूक्लियर पावर बन गया था। July 16th, 1945, the clock ticked down to the first man-made nuclear blast in history. Finally, after 3 years' work, the atomic experts were ready to test their first bomb. In the control shack was Dr. J.R. Oppenheimer. President Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion. In connection with the president's statement that there has been an atomic explosion in the Soviet Union. 1952 में यूनाइटेड किंगडम, 1960 में फ्रांस और 1964 में चाइना न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। अब जब ये सभी बिग बॉयज न्यूक्लियर पावर बन गए तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ना पूरी दुनिया को मोरालिटी का पाठ पढ़ाते हैं और ये बन गए ठेकेदार मोरालिटी के। और इन्होंने 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी। अब इस ट्रीटी के अनुसार क्या होगा कि आज तक जितने भी वेपन्स बन चुके हैं उस पर एक कैप लग जाएगा। अब वो ना तो न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और ना ही नए न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करेंगे और जितने भी बचे हुए देश हैं वो अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। तो बेसिकली एक स्टेटस क्यो हो जाएगा, यानी कि जिनके पास वेपन्स है उनके पास तो वेपन बने रहेंगे लेकिन बाकी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रहेंगे। इंडिया ने एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि आज तक जितने न्यूक्लियर वेपन बनाए गए हैं वो सब के सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं और पूरी धरती न्यूक्लियर फ्री हो जाए। लेकिन देखिए जियोपॉलिटिक्स में ना प्रिंसिपल्स नहीं चलते हैं, वहाँ पे कोई मोरालिटी नहीं चलती है। वहाँ पे गेम सिर्फ और सिर्फ होता है कि किस तरीके से एक कंट्री दूसरे को बुली करे और किस तरीके से अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में, डोमिनेटिंग पावर के रूप में एग्जर्ट कर सके। इस डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी को 191 कंट्रीज ने साइन किया।
लेकिन इसको इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने साइन नहीं किया और कुछ समय के बाद नॉर्थ कोरिया ने भी इस ट्रीटी से खुद को विड्रॉ कर लिया। अब इंडिया ने 1968 में इस ट्रीटी को क्यों नहीं साइन किया था? कुछ साल पहले अगर आप जाएंगे तो 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था। On the 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India. इस युद्ध से मिली सीख ने भारत को सामरिक तौर पर मजबूत कर दिया था। On October the 20th, 1962, the first Chinese shells came screaming down, and the war had begun. और उसके बाद 1965 में इंडिया का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। By April, the armies of India and Pakistan were involved in a full battle over the control of the old Kanjarkot fort. और उस युद्ध के बाद चाइना और पाकिस्तान में ऑल वेदर फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तो बेसिकली इंडिया के दोनों तरफ से जो बॉर्डर्स थे वो हॉस्टाइल थे। अब यहाँ पे इंडिया के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तरफ शॉर्टेज थी फूड की, फैमीन हो रहे थे देश में, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर करना था। और यहाँ पे 3 लेजेंड्स एक साथ बैठते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, होमी जहांगीर बाबा, JRD टाटा। JRD टाटा ने फाइनेंशियल कैपिटल जुटाई, होमी जहांगीर बाबा ने ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल जुटाई, और जो पॉलिटिकल सैंक्शंस थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। और इस तरीके से शुरू होता है इंडिया का न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिजाइन ग्रुप एंड स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स फॉर पीसफुल पर्पसेस, SNEPP। लेकिन बस यहीं पे ना होमी जहांगीर बाबा एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। 1965 में होमी जहांगीर बाबा ऑल इंडिया रेडियो पे एक इंटरव्यू देते हैं और वो ये डिक्लेयर करते हैं कि अगले 18 महीने में इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगी। अब इस जीनियस ने भी ना एक बहुत बड़ी ये गलती कर दी और इन्होंने अपने पहले ही सारे पत्ते खोल दिए। अब इस ऑल इंडिया रेडियो के इंटरव्यू के बाद पूरा पाकिस्तान दहल उठता है और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान घास खा लेगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन वो भी एटॉमिक वेपन्स बना के रहेगा। इस इंटरव्यू के कुछ समय के बाद यानी 11 जनवरी 1966 को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब लाल बहादुर शास्त्री की बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो जाती है। और ये डेथ भी इंडिया में नहीं होती है, सोवियत यूनियन में होती है, ताशकंद में। उनके शरीर का कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है और उनको वहीं पे जला दिया जाता है, यानी कि उनकी डेड बॉडी इंडिया वापस नहीं आती है और सारा क्रिमेशन वहीं ताशकंद में कर दिया जाता है। इस घटना के ठीक 13 दिन बाद इंडिया को एक और झटका लगता है जब 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर बाबा एयर इंडिया के फ्लाइट 101 से यूरोप जा रहे थे। तब उनका प्लेन बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में एल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश कर जाता है और उस क्रैश में होमी जहांगीर बाबा जैसे महान साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है। और इस तरीके से इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन नेशन बनने का एक सपना था वो अधूरा रह जाता है, वो सपना टूट जाता है। उसके बाद 1971 में इंडिया का पाकिस्तान से एक और वॉर होता है ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि अब बांग्लादेश है। वहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर देता है। There have been many reports of massacres in East Pakistan. March 1971, the year of the killing begins. By ship and secret airlift, troops are brought to Dhaka. General Tikka Khan, popularly known as the Butcher, is sworn in as military governor. On the night of March 25th, the army moves to crush Bengal. और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आर्मी 30 लाख से भी ज़्यादा बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार देती है। और इस क्राइसिस में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बांग्लादेशी वो इंडिया में आकर टेम्परेरी रेफ्यूजी के रूप में रहने लगते हैं। 9 महीने तक ये 1 करोड़ रेफ्यूजी आते रहे। अब इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान बौखला गया और उसने फाइनली दिसंबर में इंडिया पे अटैक कर दिया। और इंडिया भी जो पाकिस्तान की इंटरनल क्राइसिस थी उसमें कहीं ना कहीं घसीट गया, खिंच गया, और वो मजबूर हो गया कि उसे पाकिस्तान से एक और जंग करनी पड़ी। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर इंडिया ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी बीच यूएसए ने अपनी 7th फ्लीट डिप्लॉय कर दी बे ऑफ बंगाल में
और ये 7th फ्लीट का नाम था USS एंटरप्राइज। ये इतनी डेंजरस थी कि इसमें 75,000 टन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे जा सकते थे और इसमें 70 एयरक्राफ्ट्स से भी ज़्यादा कैरी किए जा सकते थे। पूरा प्लान बन चुका था कि ब्रिटिशर्स इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे अटैक करेंगे और USA इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे अटैक करेगा, और इनको कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास था अपना आइकॉनिक INS विक्रांत, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 20 लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर्स की थी। लेकिन यहाँ पे सोवियत यूनियन ने हमारा बहुत साथ दिया और उसने 2 क्रूजर्स, 2 डिस्ट्रॉयर्स, सपोर्ट वेसल्स और 6 सबमरीन्स के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया और मार्च 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है। और उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट अगर मानी जाए तो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने तक के बारे में कंसीडर किया था। Indian intelligence reports indicated that the President Nixon had dispatched the 7th Fleet led by 75,000-ton nuclear-powered aircraft carrier USS Enterprise, the world's largest warship, to the Indian Ocean. ये सब होने के बाद 7th of September 1972 को इंडिया की उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर फिशन डिवाइस के प्रोग्राम को ऑथराइज कर दिया और इस प्रोग्राम में 75 साइंटिस्ट की एक टीम का गठन होता है। ये टीम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से अपने प्रोसेस को शुरू करती है और यहाँ पे शुरुआत होती है इंडिया की एटॉमिक बॉम्ब को डिज़ाइन करने की और डेवलप करने की। 1974 में अंडर कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा इस ऑपरेशन के तहत पहला टेस्ट पोखरण में कंडक्ट किया जाता है। It is clear that in order to meet our growing requirements of energy for agriculture and industry, we must produce more electricity. Our science, particularly our nuclear science, is dedicated to development, to achieving freedom from want and providing the essentials of an honorable life for our masses. लेकिन इस टेस्ट के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह डिक्लेयर किया कि जो टेस्ट हुआ था वो न्यूक्लियर पावर के पीसफुल यूजेस के लिए था। तो इंडिया को न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और ये इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और माइनिंग में काम आएगी। तो ये बेसिकली पीसफुल पर्पस के लिए। लेकिन जब हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बहुत करीब हो चुके थे, उस वक्त इंडिया में इंटरनली बहुत सी चीज़ें हो रही थी और 1975 में अल्टीमेटली इमरजेंसी लग जाती है। 1977 में इंदिरा गांधी वो इलेक्शन हार जाती हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। The proclamation of emergency meant that not only elections were banned, but there was strict censoring of the press as well. The period was termed as the darkest hour in Indian history. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. We face the possibility of temporary fuel shortages and some increases in fuel prices in America. 1979 में इजराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई में ऑयल शॉक होता है, जिससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते हैं, देश में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। 1975 से लेकर 1995 के बीच में इंडियन आर्मी को ये चीज़ पता थी कि चाइना अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से शेयर कर रहा है और पाकिस्तान बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। 1992 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था और 1995 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरसिम्हा राव ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का अप्रूवल दे दिया। लेकिन USA ने इन सभी अप्रूवल्स को पकड़ लिया और उसने जब ऑब्जेक्शन रेस किए तो फिर इंडिया को US के दबाव में आकर अपने प्रोग्राम को अबॉर्ट करना पड़ा। एक साल बाद 1996 में इंडिया ने फिर से कोशिश करी कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करे, लेकिन US को फिर से पता चल गया और CIA के इंटेलिजेंस इनपुट देने के बाद फिर से प्रोग्राम को अबॉर्ट करना पड़ा। 1996 में 3 लेजेंड्स दोबारा मिलते हैं, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, APJ अब्दुल कलाम जो DRDO के हेड थे, एंड द थर्ड पर्सन वाज R चिदम्बरम, ये चीफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी थे। लेकिन अफसोस कि 13 दिन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्र के उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय,
मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। और अगले 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 1998 में जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट कराने का सैंक्शन दे देते हैं। अब इस बार इंडिया ने, होमी जहांगीर भाभा ने जो गलती करी ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसमेंट करके, उस तरीके की कोई गलती नहीं करी। पूरा का पूरा मिशन कंप्लीट सीक्रेसी में चल रहा था और इसके बारे में सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इन 2 जेंटलमैन के अलावा इंडिया के होम मिनिस्टर को पता था। और आपने परमाणु मूवी में तो देखा ही होगा कि किस तरीके से इंडियन साइंटिस्ट की टीम ने यूएस की सैटेलाइट्स को चकमा दिया था और सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कराया था। CIA की नज़र से बचने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स के जो अलग अलग पार्ट्स थे वो देश के अलग अलग कोनों से लाए गए ताकि किसी को शक ना हो, और उनकी असेंबलिंग होती है। फाइनली 11 मई 1998 को दोपहर के 3:45 पे वो दिन आता है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। इंडिया 3 न्यूक्लियर टेस्ट करता है, शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, फॉलोड बाय शक्ति 4 एंड शक्ति 5। And finally, India made a grand announcement of becoming a nuclear weapon state. Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान भी ये अनाउंसमेंट करता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अगर इंडिया इतना प्रोएक्टिव नहीं होता तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते और आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते और हम कहीं से भी एक डोमिनेटिंग मिलिट्री फोर्स नहीं बन पाते। तो ये चीज़ तो क्लियर थी कि इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, जबकि पाकिस्तान के पास US का भी सपोर्ट था और चाइना का भी सपोर्ट था। और आज पूरी दुनिया में 9 कंट्रीज सिर्फ ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया उनमें से एक कंट्री है। इन टेस्ट के बाद US ने कुछ समय के लिए सैंक्शंस लगाए, लेकिन उसके बाद वो सैंक्शंस हटा दिए गए और इंडिया ने भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का वादा किया और देश को कंप्लीटली इंडिजिनस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम मिलता है। तो ये कहानी थी हमारे इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की। पूरी बॉलीवुड मूवी की तरह कहानी थी जिसमें ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, लेकिन लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग होती है। अब इस पूरी स्टोरी से हम क्या लाइफ लेसन ले सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, कि कभी भी किसी काम करने से पहले हल्ला बहुत मचा देते हैं। जैसे कि होमी जहांगीर बाबा ने, क्या ज़रूरत थी रेडियो पे ये अनाउंसमेंट करने की? उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की भी डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में होती है और उनकी भी डेथ एक प्लेन क्रैश में होती है। उसकी कोई रिपोर्ट्स आज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। तो आपकी भी लाइफ में अगर कोई मिशन है तो उसको दूसरों से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो सब के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। जैसे कि इंडिया जब न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना था तो पूरी दुनिया चौंक गई थी, लेकिन जो खुशी की लहर हर हिंदुस्तानी के दिल में थी, बस वही खुशी की लहर जब इंसान सफलता पाता है ना तो उसके वेल विशर्स और उसके परिवार के चेहरे पे आती है।